करेंगे। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस क्या है, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और इस पर किस तरह से एमसीक्यूज बन सकते हैं और हम उनको कितना इजीली सॉल्व करेंगे। सो ये लेक्चर बेसिकली ईटा के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अच्छा, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस क्या है? सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस डिस्कस करने से पहले हाइड्रोलाइसिस क्या है? सो हाइड्रोलाइसिस बेसिकली हम हर उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें वाटर एज ए रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो और उसमें वाटर का H बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो उस रिएक्शन को हम हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कहते हैं। अब सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस क्या है? अब अगर हम वाटर में कोई सॉल्ट डिजॉल्व कर दें और वो सॉल्ट पहले डिजॉल्व हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, केटाइन और एनाइन जुदा हो जाए और वो केटाइन और एनाइन या एनाइन जाकर वाटर के साथ रिएक्शन कर ले और वाटर के H बॉन्ड को ब्रेक कर दे, तो ये रिएक्शन सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस कहलाया जाएगा, क्योंकि इस हाइड्रोलाइसिस में बेसिकली सॉल्ट के केटाइन या एनाइन या दोनों ने वाटर के साथ रिएक्शन किया है और वाटर के H बॉन्ड को ब्रेक किया हुआ है। सो इस वजह से सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस को हम डिफाइन करेंगे रिएक्शन ऑफ केटाइन या एनाइन ऑफ सॉल्ट विद वाटर, और सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में H बॉन्ड ऑफ वाटर ब्रेक्स ड्यूरिंग हाइड्रोलाइसिस। अब सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस बेसिकली ये न्यूट्रलाइजेशन का रिवर्स रिएक्शन है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जब एसिड और बेस रिएक्शन करता है तो वो सॉल्ट बनाता है, उसमें सॉल्ट बनता है। यहाँ पर सॉल्ट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और एसिड और बेस वगैरह बनाएगा। इस वजह से सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस न्यूट्रलाइजेशन का बेसिकली रिवर्स होगा। अब चूंकि सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के दौरान H बॉन्ड वाटर का ब्रेक हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, जिसकी वजह से जब हम वाटर में कोई सॉल्ट डिजॉल्व कर लेते हैं तो हाइड्रोलाइसिस की वजह से उस वाटर के अंदर या उस सोल्यूशन के अंदर जो नव सॉल्ट का बन चुका है H+ आयन की कंसंट्रेशन या तो इंक्रीज हो जाती है या फिर डिक्रीज हो जाती है। ये भी हो सकता है कि चेंज उसमें बिल्कुल ना आए, जिसकी वजह से pH में चेंज पॉसिबल है। यानी जब भी हम किसी सॉल्ट को वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो हमारे पास सोल्यूशन का जो pH है वो चेंज हो सकता है। सो pH ऑफ सोल्यूशन इन वाटर, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस की बात हो रही है तो लाजमी बात है सॉल्ट का ये सोल्यूशन वाटर के अंदर होगा, मे चेंज ड्यू टू हाइड्रोलाइसिस। अब ये सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस कितने टाइप्स का है? सो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं 2 टाइप्स में, केटाइनिक हाइड्रोलाइसिस एंड एनाइनिक हाइड्रोलाइसिस। सो केटाइनिक हाइड्रोलाइसिस जब कोई सॉल्ट का केटाइन जाकर वाटर के साथ रिएक्शन कर ले और वाटर के H बॉन्ड को ब्रेक कर दे तो उसको हम केटाइनिक हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। सो सिंपली हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? रिएक्शन ऑफ केटाइन ऑफ सॉल्ट विद वाटर इज केटाइनिक हाइड्रोलाइसिस। लेकिन जब भी केटाइनिक हाइड्रोलाइसिस होगा, जब भी वाटर के साथ किसी सॉल्ट का केटाइन रिएक्शन करेगा तो इस दौरान मस्ट H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होगा। H+ आयन वाटर के अंदर हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ आयन की शक्ल में होता है, ये प्रोड्यूस होगा। सो H+ आयन प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग केटाइनिक हाइड्रोलाइसिस। सो इसका मतलब है कि जब भी केटाइन हाइड्रोलाइज होगा तो वो H+ आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से pH क्या होगा? pH में डिक्रीज, यानी pH डिक्रीज हो सकता है। लाइक यहाँ पर मैंने एक जनरलाइज सा रिएक्शन लेकर कि एक सॉल्ट है जिसको हमने वाटर में डिजॉल्व किया, उसके अंदर एक केटाइन B पॉजिटिव है यानी B+, वो वाटर के अंदर एक्वस फॉर्म में डिजॉल्व फॉर्म में मौजूद है। उसने जाकर वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन किया, वाटर का H बॉन्ड ब्रेक हो गया, हाइड्रोक्साइड आयन B+ के साथ कंबाइन हो गया, BOH बन गया एक्वस में। यहाँ पर मैंने रिवर्सिबिलिटी इसलिए शो की है क्योंकि ये पार्शियल मतलब हाइड्रोलाइसिस होता है। ऐसा नहीं होता कि जितने केटाइंस आ जाए वो 100% रिएक्शन कर ले और वाटर से H+ आयन फ्री हो जाएगा। सो ये H+ आयन वाटर के अंदर एक्वस फॉर्म में होगा और अंडरस्टूड है कि एक्वस फॉर्म में ये बेसिकली H3O+ आयन की शक्ल में मौजूद होता है। सो हमारे पास H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी जिससे pH कम हो जाएगा। सो जब भी किसी सॉल्ट का केटाइन हाइड्रोलाइज हो जाए यानी वो वाटर के साथ रिएक्शन कर ले तो उसको हम केटाइनिक हाइड्रोलाइसिस कहते हैं और इससे H+ आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी क्योंकि वो H+ आयन को प्रोड्यूस करेगा ड्यूरिंग हाइड्रोलाइसिस। सेकंड टाइप ऑफ हाइड्रोलाइसिस इज एनाइन हाइड्रोलाइसिस या एनाइनिक हाइड्रोलाइसिस। सो अब ये उसका रिवर्स होगा, यानी इसमें हमारे पास एनाइन ऑफ सॉल्ट रिएक्शन करेगा किसके साथ? वाटर के साथ, और इसमें हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होंगे जिसकी वजह से pH इंक्रीज हो सकता है।
फॉर एग्जांपल साल्ट, जनरल साल्ट है बी प्लस, उसका केटाइन था, सो एन नेगेटिव, उसका एनाइन है। उसने वाटर के साथ रिएक्शन किया, सो वाटर से प्रोटॉन लिया तो एच बन गया और वाटर से हाइड्रोक्साइड आयन सोल्यूशन के अंदर वो हमारे पास फ्री हो गया या प्रोड्यूस हो गया, जिसकी वजह से हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और पीएच हमारे पास पॉसिबली इंक्रीज हो सकता है। सो पीएच में इंक्रीज। अब हाइड्रोलाइसिस के बेस पर हम साल्ट्स को क्लासिफाई करते हैं 3 टाइप्स में। एसिडिक साल्ट, नॉर्मली हम उस साल्ट को कहते हैं कि जिसको जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो वाटर के पीएच को 7 से कम कर दे, यानी डिक्रीज कर दे। बेसिक साल्ट जो वाटर के पीएच को इंक्रीज कर दे, और न्यूट्रल साल्ट मतलब वो साल्ट न्यूट्रल साल्ट कहलाया जाएगा जिसको जब हम वाटर में डिजॉल्व कर दें तो वो पीएच को बिल्कुल चेंज ही नहीं करे और वाटर का पीएच वही नॉर्मल यानी 7 रहे 25 डिग्री सेल्सियस में। अच्छा, अब कौन सा साल्ट एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, वो डिपेंड करता है कि वो किस एसिड या बेस की कॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस हुआ है। सो यहाँ पर मैंने की पॉइंट्स उसके लिखे हैं कि साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसा साल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बन जाता है, इस तरह का साल्ट हमेशा न्यूट्रल होता है। सो न्यूट्रल होगा क्यों? क्योंकि इस तरह का साल्ट सिरे से हाइड्रोलाइज नहीं होता, न इसमें केटाइनिक हाइड्रोलाइसिस होती है न इसमें एनाइनिक हाइड्रोलाइसिस होती है। सो जब हाइड्रोलाइसिस ही नहीं होगा तो H प्लस हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा और इस तरह के साल्ट का सोल्यूशन भी का पीएच भी हमारे पास 7 ही रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा। ऐसा साल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की कॉम्बिनेशन से बन जाता है तो इस तरह का साल्ट एसिडिक होगा, और इसमें हमारे पास पीएच एसिडिक होगा तो इसका मतलब है कि इस तरह के साल्ट को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो रिजल्टिंग सोल्यूशन का पीएच 7 से कम हो जाएगा। इसमें ओनली केटाइनिक हाइड्रोलाइसिस होगी। इस तरह के साल्ट का एनाइन हाइड्रोलाइज नहीं होगा क्योंकि साल्ट में एनाइन बेसिकली एसिड से आता है। क्योंकि यहाँ पर एसिड स्ट्रांग है तो साल्ट के अंदर एनाइन इस एसिड का वीक कंजुगेट बेस होगा जो कि वाटर से प्रोटॉन नहीं ले सकता, मतलब जो वाटर को हाइड्रोलाइज नहीं करेगा। तो इस तरह के साल्ट का एनाइन हाइड्रोलाइज नहीं होगा, ओनली केटाइन हाइड्रोलाइज होगा। और जब केटाइन हाइड्रोलाइज होगा तो अभी हमने पढ़ा कि वो वाटर में H प्लस आयन को प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से पीएच ऑफ सॉल्यूशन वो 7 से नीचे आ जाएगा। क्योंकि वाटर का पीएच इनिशियली 7 था, साल्ट हमने डिसॉल्व किया, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो पीएच 7 से नीचे आ जाएगा, यानी डिक्रीज हो जाएगा। नंबर 3, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, ये बेसिक होता है। यानी मतलब इस तरह के साल्ट को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो रिजल्टिंग सोल्यूशन का जो पीएच होगा वो 7 से ऊपर चला जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इट मींस कि इसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन वो कम हो गई है या हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई है। अच्छा, इसमें ओनली एनाइन हाइड्रोलाइज होगा, एनाइनिक हाइड्रोलाइसिस होगी। क्यों? इसका केटाइन क्यों हाइड्रोलाइज नहीं होता, एनाइन क्यों होता है? असल में इसमें जो एनाइन होता है ये वीक एसिड से आया होता है और जो केटाइन होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस से आया होता है। तो वीक एसिड का कंजुगेट बेस जो कि हम प्रीवियसली इस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, वीक एसिड का कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है। तो चूंकि इस साल्ट के अंदर जो एनाइन होगा वो उस वीक एसिड का कंजुगेट बेस होगा बेसिकली, तो ये चूंकि स्ट्रॉन्ग होगा तो ये जाकर वाटर से प्रोटॉन ले सकता है और इस तरह से वाटर को हाइड्रोलाइज करेगा। सो जब एनाइनिक हाइड्रोलाइसिस होगी तो हमारे पास H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, यानी हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और पीएच इंक्रीज हो जाएगा। लास्ट टाइप ऑफ साल्ट, ऐसा साल्ट जो वीक एसिड और वीक बेस की कॉम्बिनेशन से बन जाए। सो इस तरह का जो साल्ट होगा ये एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। और इस तरह के साल्ट में केटाइनिक और एनाइनिक दोनों हाइड्रोलाइसिस होंगी, यानी इसका केटाइन भी हाइड्रोलाइज होगा और इसका एनाइन भी हाइड्रोलाइज होगा। सो अगर आप लोग देखें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साल्ट में कोई केटाइन एनाइन हाइड्रोलाइज नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साल्ट में ओनली केटाइन हाइड्रोलाइज होगा, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साल्ट में ओनली एनाइन हाइड्रोलाइज होगा, जबकि वीक एसिड और वीक बेस
का जो साल्ट होगा उसका केटाइन चूंकि वो वीक बेस से आया हुआ है और एनाइन चूंकि वो वीक एसिड से आया हुआ है, सो वो दोनों बाकायदा हाइड्रोलाइसिस में पार्टिसिपेशन करेंगे, यानी दोनों हाइड्रोलाइज होंगे अलग-अलग से। अब ये न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव Ka और pKa वैल्यू ऑफ वीक एसिड, NKB pKb वैल्यू ऑफ वीक बेस। तो मैंने लिखा है डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव Ka pKa NKB pKb वैल्यूज ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस रिस्पेक्टिवली, यानी वीक एसिड और वीक बेस की Ka और Kb वैल्यू रिलेटिवली कौन सी ज्यादा है कौन सी कम है, या pKa एंड pKb वैल्यू में रिलेटिवली कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, इस पे डिपेंड करेगा। सो इफ अगर एसिड की Ka वैल्यू ज्यादा है बेस की Kb वैल्यू से, या अगर एसिड की pKa वैल्यू कम है बेस की pKb वैल्यू से, क्योंकि लाजमी बात है अगर एसिड की Ka वैल्यू कम होगी तो pKa वैल्यू फिर Ka वैल्यू ज्यादा होगी तो pKa वैल्यू फिर कम होगी, ठीक है। तो ये साइड क्या होगा, ये हमारे पास फिर एसिडिक होगा। और अगर एसिड की Ka वैल्यू कम होगी बेस की Kb वैल्यू से, या बेस की pKb वैल्यू ज्यादा होगी, सॉरी एसिड की pKa वैल्यू ज्यादा होगी बेस की pKb वैल्यू से, तो ये साल्ट हमारे पास फिर बेसिक होगा। क्योंकि अगर एसिड की Ka वैल्यू बेस की Kb वैल्यू से ज्यादा है तो इट मींस कि ये एसिड समवट इस बेस से ज्यादा एसिडिक है, जिसकी वजह से साल्ट भी एसिडिक होगा, एंड सिमिलरली यहाँ पर साल्ट बेसिक होगा। लेकिन अगर एसिड की Ka और बेस की Kb वैल्यूज कंपेरेबल है तो उसी तरह से pKa और pKb वैल्यूज, यानी एसिड की pKa और बेस की pKb वैल्यूज भी कंपेरेबल होंगी, तो फिर वो साल्ट हमारे पास न्यूट्रल होगा। अच्छा, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए इस साल्ट हाइड्रोलाइसिस के अंदर। यानी अगर आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा जाए कि कौन से साल्ट का केटाइनिक हाइड्रोलाइसिस होता है ओनली, कौन से साल्ट में एनाइनिक हाइड्रोलाइसिस होता है, या कौन से साल्ट में केटाइन और एनाइन हाइड्रोलाइज दोनों होते हैं, तो वो आप लोग इन पॉइंट्स के बेस पर आंसर कर सकते हैं। बट असल में जो क्वेश्चन आता है ईटा में साल्ट हाइड्रोलाइसिस से, ज़्यादातर केसेस में अक्सर साल्ट्स गिवन होते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सा साल्ट एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, या कौन सा साल्ट का सोल्यूशन ज़्यादा होगा या कौन से साल्ट के सोल्यूशन का पीएच वो सबसे कम होगा, या कौन से साल्ट के सोल्यूशन का पीएच सबसे ज़्यादा होगा। मतलब आपने ये फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा साल्ट बेसिक होगा, कौन सा न्यूट्रल होगा, या कौन सा एसिडिक होगा। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमारे बुक में तो 4-5 एग्जाम्पल्स गिवन है, तो अक्सर स्टूडेंट्स के साथ ये इशू होता है कि वो कहते हैं कि जो एग्जाम्पल्स बुक में गिवन है ठीक है वो तो हम याद कर लेंगे, लेकिन अगर उसके अलावा कोई और एग्जाम्पल आ जाए ईटा में किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि ईटा में तो कोई भी एग्जाम्पल आ सकता है, कोई भी साल्ट आ सकता है, तो हमें कोई ऐसा शॉर्टकट चाहिए या कोई ऐसी वैल्यूज चाहिए जिसको देखकर हम बआसानी किसी साल्ट को आइडेंटिफाई कर सकें कि ये एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल। तो इसके लिए मैंने एक आप लोग इसको शॉर्टकट कह सकते हैं लिखा हुआ है, जिसको फॉलो करके आप हंड्रेड्स ऑफ साल्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें कौन सा न्यूट्रल है, एसिडिक है और बेसिक है। सो मैंने लिखा है हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर अ साल्ट इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। इसके लिए आपको चंद चीज़ें याद रखना होगी कि केटाइंस और एनाइंस में से कौन सा न्यूट्रल होता है, कौन सा एसिडिक होता है, कौन सा बेसिक होता है। जब आपको ये याद हो जाए तो फिर बआसानी आप एनी साल्ट जो कि आपको गिवन होगा क्वेश्चन में वो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें कौन सा न्यूट्रल है, एसिडिक है या बेसिक है। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रल केटाइंस यानी अल्कली मेटल के केटाइंस और अल्कलाइन मेटल के केटाइंस सिवाय बेरिलियम के जितने भी हैं ये सारे न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि ये वाटर में स्टेबल होते हैं और ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, ये हाइड्रोलाइज नहीं होते, इस वजह से इनको न्यूट्रल केटाइंस कहा जाता है। एसिडिक केटाइंस बेरिलियम और इसके अलावा ट्रांजिशन मेटल वगैरह के केटाइंस हो गए, सिमिलरली अमोनियम आयन हो गया एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं, ये एसिडिक केटाइन होते हैं, क्योंकि जब भी ये वाटर के अंदर आते हैं तो ये वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और इस तरह से इसका केटाइनिक हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। और जब केटाइनिक हाइड्रोलाइसिस होगा तो लाजमी बात है हमारे पास H+ आयन प्रोड्यूस होंगे, इस वजह से इनको एसिडिक केटाइंस कहा हुआ है। इसी तरह से न्यूट्रल एनाइंस यानी ऐसे एनाइंस जो वाटर में हाइड्रोलाइज नहीं होते, ठीक है, मतलब जो वाटर में स्टेबल होते हैं। तो ये एनाइंस क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, परक्लोरेट, सल्फेट एक्सेट्रा, अगर आप देख लीजिए न्यूट्रल एनाइंस है
इन सब में एक बात कॉमन है, और वो क्या कि ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स के वीक कंजुगेट बेसिस है। ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड के वीक कंजुगेट बेसिस है। तो जब भी ये वाटर के अंदर आते हैं तो ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, यानी ये इनका एनायनिक हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। इस तरह से इनको न्यूट्रल एनाइंस कहा जाता है क्योंकि ये स्टेबल होते हैं। इसी तरह से एसिडिक एनाइन, बस एनाइन एसिडिक होते हैं, लाइक बाइसल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट आयन, क्योंकि ये वाटर को प्रोटोनेट कर सकता है। इस वजह से ये वाटर में इथ्रियोप्लस आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा सकता है क्योंकि ये पार्शियली डिसोसिएट होता है वाटर के अंदर, ठीक है। इसी तरह से डाइहाइड्रोजन फास्फेट आयन है, तो ये भी एक एसिडिक एनाइन है क्योंकि ये एनाइंस जब वाटर के अंदर आते हैं तो ये वाटर को प्रोटोनेट कर देते हैं, वाटर को H+ आयन दे देते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोनियम आयन या इथ्रियोप्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और pH लो हो जाता है, तो उन्हें इनको एसिडिक एनाइंस दिया हुआ है। इसी तरह से बेसिक एनाइंस, सो बेसिक एनाइंस वो हैं जो वाटर के अंदर आते हैं तो वो वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, यानी एनाइन हाइड्रोलिसिस, और उससे हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस हो। सो फ्लोराइड, साइनाइड, एमाइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनेट एटसेट्रा, ये सारे बेसिक एनाइंस हैं। अब बेसिक एनाइंस को कैसे याद रखा जाए? वीक एसिड्स के जो कंजुगेट बेसिस हैं, वीक एसिड्स के कंजुगेट बेसिस, वो हमारे पास क्या होते हैं? ये सब वीक एसिड के कंजुगेट बेसिस होते हैं, वो बेसिक होते हैं क्योंकि वीक एसिड का कंजुगेट बेस एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। सो फ्लोराइड HF का कंजुगेट बेस है, साइनाइड HCN का कंजुगेट बेस है, एमाइड NH3 का कंजुगेट बेस है, एंड सो ऑन। सो ये सारे वीक एसिड के स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेसिस है, तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे और ये हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से ये सारे बेसिक एनाइंस हैं। सो न्यूट्रल कैटाइंस, एसिडिक कैटाइंस, न्यूट्रल एनाइंस, एसिडिक एनाइन और बेसिक एनाइन, ये आपने चंद आयन है जो इसको याद रखना होगा, ठीक है। ये आप लोगों ने याद कर लिया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा साल्ट एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा? तो नो, मैंने यहाँ पर इनकी की लिखा हुआ है कि साल्ट ऑफ, अगर आपको एक साल्ट दिया हुआ है जिसमें न्यूट्रल कैटाइन है, इनमें से कोई एक कैटाइन है और न्यूट्रल एनाइन है, इनमें से कोई एक एनाइन है, तो ये साल्ट हमेशा न्यूट्रल होगा क्योंकि ना कैटाइन हाइड्रोलाइज होगा ना एनाइन हाइड्रोलाइज होगा, तो ये साल्ट न्यूट्रल होगा और इसके सोल्यूशन का pH 7 ही रहेगा। सो देखिए, आप देखें ये लिथियम है, सोडियम, लाइक में सोडियम, तो सोडियम फ्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम परक्लोरेट, सोडियम सल्फेट एटसेट्रा। इसी तरह से पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड। तो अगर आप इन कैटायंस और एनाइंस को मिला लें तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा साल्ट्स ये बन सकते हैं। तो इस तरह से एक लंबी लिस्ट आपके साथ न्यूट्रल साल्ट्स की आ जाएगी जो कि आपको याद रहेगा ड्यूरिंग एग्जाम। इसी तरह से अगर न्यूट्रल कैटायन होगा मतलब इनमें से कोई कैटायन होगा और एसिडिक एनायन होगा, यानी मतलब इन दोनों में से कोई एक एनायन होगा, तो ये साल्ट भी एसिडिक होगा क्योंकि इसमें कैटायन और एनायन दोनों H+ आयन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। लाइक सोडियम बाइसल्फेट हो गया, सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट, पोटेशियम बाइसल्फेट, लिथियम बाइसल्फेट, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट। तो इन कैटायंस को एनायंस के साथ मिला लें तो ये भी एक लंबी लिस्ट बन जाएगी आपके साथ मुख्तलिफ साल्ट्स की, जो कि आपको पता होगा कि इन साल्ट्स में कैटायन भी एसिडिक है और कैटायन न्यूट्रल है और एनाइन आपके साथ एसिडिक है, जिस वजह से ये साल्ट क्या होगा, ये एसिडिक होगा क्योंकि इसका कैटायन हाइड्रोलाइज नहीं होगा और एनाइन हाइड्रोलाइज होगा। हाँ, अगर कैटायन भी एसिडिक हो और एनाइन भी एसिडिक हो तो फिर दोनों हाइड्रोलाइज होंगे, तो ये साल्ट भी खामखा आपके साथ एसिडिक होगा, यानी एसिडिक कैटायन, एसिडिक एनाइन, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। बट अगर न्यूट्रल कैटायन हो और बेसिक एनायन हो तो फिर कैटायन हाइड्रोलाइज नहीं होगा, एनाइन हाइड्रोलाइज होगा, जिसकी वजह से ये साल्ट बेसिक होगा। एग्जाम्पल, लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, लिथियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड, इन एनाइंस और इन कैटायंस को अगर आप मिला लें तो ये भी एक लंबी सी लिस्ट आपके साथ मुख्तलिफ साल्ट्स की आ जाएगी, जिसमें से कैटायंस न्यूट्रल हैं और एनाइन बेसिक हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल ये साल्ट्स क्या होंगे, बेसिक होंगे। सो साल्ट ऑफ न्यूट्रल कैटायन एंड बेसिक एनाइन वो हमारे पास बेसिक होते हैं। लास्ट में रह गया साल्ट ऑफ एसिडिक कैटायन एंड बेसिक एनाइन। इसमें कैटायन एसिडिक हो
और एनाइन बेसिक हो। तो इस तरह का साल्ट अगेन ये वाली पॉसिबिलिटी बनती है, ये एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। वो फिर डिपेंड करता है कि ये केटाइन जिस बेस से आया हुआ है और ये एनाइन जिस एसिड से आया हुआ है, उनकी रिलेटिव Ka एंड Kb वैल्यूज पर डिपेंड करेगा। सो अब अगर इन तरह से आप इन केटाइन और एनाइन को आपस इसकी के अकॉर्डिंगली मिलाएं तो आपके साथ न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक साल्ट्स की एक लंबी सी लिस्ट के हंड्रेड्स ऑफ साल्ट्स होंगे। अब अगर उनमें से कोई भी साल्ट ईटा में आ जाए तो आप आसानी उसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा न्यूट्रल होगा, कौन सा एसिडिक होगा, कौन सा बेसिक होगा। क्योंकि ईटा में जो क्वेश्चन आते हैं बेसिकली या ये पूछा जाता है कि गिवन साल्ट में से कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है। तो इस की के जरिए आप लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। या ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिवन साल्ट में से किसका एक्वस सोल्यूशन उसका पीएच ज़्यादा होगा, तो अगेन आपने बेसिक साल्ट को ही ढूंढना होगा उसमें से, या किसका पीएच कम होगा तो आपने एसिडिक साल्ट को उसमें फाइंड आउट करना होगा, या किसका पीएच जो है ना वो 7 होगा तो आपने उसमें से न्यूट्रल साल्ट को फाइंड आउट करना होगा। तो क्वेश्चन के अल्फाज मुख्तलिफ हो जाएंगे लेकिन आपका आंसर इसी की के अंदर ही मौजूद होगा। सो अगर आप लोग को ये और ये वैल्यूज याद हो तो आप लोग एनी साल्ट जो कि आप लोगों के लेवल में दिया जा सकता है पेपर के अंदर, वो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन ईटा में आया हुआ है इंजीनियरिंग में 2010 में कि विच साल्ट प्रोड्यूस अल्कलाइन सॉल्यूशन, यानी कौन सा साल्ट ऐसा है जिसको हम वाटर में डिसॉल्व कर दें सो रिजल्टिंग सॉल्यूशन हमारे पास बेसिक यानी अल्कलाइन होगा। तो इसमें दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट। तो देख ले इसमें कैटाइन सोडियम है, न्यूट्रल हाइड्रोलाइज भी होगा, एनाइन बेसिक है कार्बोनेट तो ओनली एनाइन हाइड्रोलाइज होगा, बेसिक एनाइन मौजूद है तो ये बेसिक होगा। तो यही हमारा आंसर है। लेकिन खैर चले मैं और ऑप्शंस को भी आपके साथ डिस्कस कर दूं। सोडियम क्लोराइड तो इसमें कैटाइन न्यूट्रल है और इसमें एनाइन भी न्यूट्रल है, तो जब न्यूट्रल कैटाइन न्यूट्रल एनाइन होगा तो ये साल्ट न्यूट्रल होगा, तो ये तो पीएच को चेंज नहीं कर सकता। सोडियम नाइट्रेट इसमें कैटाइन सोडियम है जो कि न्यूट्रल है और इसमें एनाइन नाइट्रेट है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड नाइट्रिक एसिड का वीक कंजुगेट बेस है। सो ना एनाइन हाइड्रोलाइज होगा ना कैटाइन हाइड्रोलाइज होगा, जिसकी वजह से ओवरऑल ये साल्ट भी न्यूट्रल होगा। इसी तरह से ऑप्शन डी में सोडियम सल्फेट दिया हुआ है। सो अगेन इसमें कैटाइन सोडियम है जो कि न्यूट्रल कैटाइन है और इसमें एनाइन सल्फेट है जो कि एक न्यूट्रल एनाइन है। सो ना कैटाइन हाइड्रोलाइज होगा और ना एनाइन हाइड्रोलाइज होगा, जिसकी वजह से ये साल्ट भी न्यूट्रल होगा। तो इन ऑप्शंस में जो कि आपको गिवन है सो ये 3 न्यूट्रल साल्ट्स हैं और ये बेसिक है। उम्मीद है कि जो की पॉइंट्स मैंने आपको लिखे प्लस इसके अलावा ये जो शॉर्टकट्स आपको लिखे अगर आप उनको याद कर लें तो बआसानी जितने भी MCQ 60 हार्ड एनालिसिस के ऊपर आ सकते हैं आप इनको काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं।